भारत की सैटेलाइट लॉन्च को लेकर इसरो ने क्या जानकारी दी है और इसमें से भारतीय सरकार ने कौन सी जानकारी को खुफिया रखा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर क्या बोला है। बांग्लादेश ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को डबल क्रॉस करने की कोशिश किस तरह से की है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं जो भारत के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत की सरकार ने यह जानकारी दी है कि सरकार ने अमेरिका के साथ एक डिफेंस डील साइन की है, जिसके तहत अमेरिका अगले 2.5 साल तक यानी 30 महीनों तक भारत की नेवी को MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स इनकी सर्विस प्रोवाइड करेगा। यानी इंडियन नेवी ने ये 2 ड्रोन्स अगले 30 महीनों के लिए लीज पर लिए हैं। ये लीज है 1943 करोड़ रुपीस की। यानी अगर हम इसको डेज वाइज कैलकुलेट करें तो एक दिन के लिए भारत इन दोनों ड्रोन की सर्विस के लिए अमेरिका को 2 करोड़ 13 लाख इंडियन रुपीस पे करेगा, वो भी अगले 30 महीनों के लिए। न्यूज के अकॉर्डिंग ये ड्रोन्स इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलांस और रिकनेसेंस कवरेज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इनके ऊपर एडवांस सिस्टम, मॉडर्न सेंसर्स और सोफिस्टिकेटेड पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी है, इसलिए इंडियन नेवी ने इनको चुना है। अब ये डील मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स और अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सिस्टम के ऑफिशियल्स के बीच साइन हो गई है। वैसे भारत में अमेरिका के एम्बेसडर सर्गियो गौर ने भी इस न्यूज के ऊपर रिएक्शन दिया है और उनके अकॉर्डिंग ये डील भारत और अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूती प्रदान करेगी। वैसे हैरानी वाली बात यह है कि यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर का जो ऑफिशियल भारतीय अकाउंट है उसके कमेंट्स अभी तक इन्होंने ऑफ कर रखे हुए हैं। सर्गियो गौर अपने कमेंट सेक्शन को इंडियंस के लिए ओपन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी सर्गियो गौर का कमेंट सेक्शन ऑन होता है भारत के लोग इनको वहां पर जाकर कमेंट में नीचे सच्चाई से अवगत करवा लेते हैं, इसलिए इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को ही ऑफ करके रखा हुआ है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना के बायलैटरल ट्रेड के बारे में। दरअसल भारत और चाइना ने साल 2026 के पहले हाफ यानी जनवरी से जून महीने तक कितने बिलियन डॉलर्स का ट्रेड किया है उसका डेटा सामने आ गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जनवरी से जून महीने तक भारत ने चाइना से 80 बिलियन डॉलर्स का सामान इंपोर्ट किया है। 80 बिलियन डॉलर्स का सामान हमने चाइना से खरीदा है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो साल 2026 के पहले हाफ में भारत ने चाइना को केवल 11.7 बिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट किया है। यानी चाइना से हमको 68 बिलियन डॉलर से ज्यादा का साल के पहले 6 महीनों के अंदर ही व्यापार घाटा हो चुका है। टोटल बायलैटरल ट्रेड पहले हाफ में 91 बिलियन डॉलर्स तक रहा है। ये नंबर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। साल 2025 में पूरे साल जनवरी से दिसंबर के बीच भारत और चाइना ने 155 बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड किया था और इस साल ये अमाउंट 180 बिलियन डॉलर्स क्रॉस करने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू कर मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की को बधाई दी है। यानी ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट जिसको लेकर भारत के कुछ कंसर्न्स हैं उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट इशू करते हुए कहा कि मैं बहुत ही खुश हूं कि सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान इन तीनों देशों ने आखिरकार मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अब एक साथ आ रही हैं और अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस को ज्यादा मजबूत तरीके से प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में आ रही हैं। मैं इन तीनों कंट्रीज की लीडरशिप को बधाई देता हूं। ये एक बहुत ही बड़ा, बोल्ड और इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। वाओ, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से संबंधित कोई स्टेटमेंट इशू करें उसके ऊपर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चापलूसी ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद तो बोला, साथ में पिछले साल के भारत पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को भी इस चीज के बीच में घुसाड़ दिया। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद बोलते हुए कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने पर सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी अरब के ब्रदरली किंगडम और तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान अपने देश के साथ साथ इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी और रीजन के डिफेंस को इंश्योर करने में कंस्ट्रक्टिव रोल निभाता रहेगा। मैं एक बार फिर से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत और डिसीजिव लीडरशिप की तारीफ करना चाहता हूं। उनकी लीडरशिप ने साउथ एशिया में न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी यानी परमाणु से होने वाली तबाही को रोकने में मदद की और लाखों लोगों की जान बचाई थी। लंबे समय के लिए एक परमानेंट और स्थायी शांति हमारे लोगों के उज्जवल और संपन्न भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये कहना है शहबाज शरीफ का। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि जापान के डिफेंस मिनिस्टर शिंजिरो कोइजुमी 20 अगस्त को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस टाइज को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने की उम्मीद है। अब देखते हैं कि कौन सी डील भारत और जापान साइन करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज ये भी आ रही है कि भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर आर्मेनिया की विजिट के ऊपर गए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट होती है। पहले जाकर डिफेंस डील्स की नेगोशिएशंस को कंप्लीट करते हैं, रोड मैप तैयार करते हैं और फिर मिनिस्ट्री लेवल की मीटिंग्स में वो डिफेंस डील्स फाइनली साइन की जाती हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर आर्मेनिया को कौन सा हथियार ऑफर करते हैं जो कल को आर्मेनिया अजरबैजान के ऊपर इस्तेमाल करेगा। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की परमिशन के बाद अफगानिस्तान की जो भारत में एम्बेसी है इन्होंने धूमधाम से विक्ट्री डे सेलिब्रेशन की है
और इसमें भारत को रिप्रेजेंट करने विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश सर को भेजा गया था। यानी भारत ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और पार्टिसिपेट भी किया। भारत के साथ साथ रशिया, चाइना, इराक, कतर, यूएई, फलस्तीन, नाइजर, ओमान, मंगोलिया और सर्बिया, इन कंट्रीज के एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स ने भी तालिबान अफगानिस्तान का विक्ट्री डे सेलिब्रेशन ज्वाइन किया था और इन 10 देशों ने भी अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन की है। खास बात नोटिस करने वाली है कि इस लिस्ट में ना ही ईरान है, न पाकिस्तान है, न सऊदी अरब है और न ही टर्की है, जिन्होंने रिसेंटली मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। अब इनको तालिबान ने इन्वाइट नहीं किया या फिर तालिबान के इन्विटेशन के बाद भी ये नहीं आए, अभी तक ये चीज सामने नहीं आई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लेकर, जिसके पिछले कुछ लॉन्चेस लगातार फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का स्वदेशी जीपीएस नाविक इस समय पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इसरो ने अनाउंस किया है कि स्पेस एजेंसी अगले महीने सितंबर के पहले हफ्ते में NVS-03 नाम की नेविगेशन सैटेलाइट श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च करने जा रही है, जो कि नाविक नेविगेशन का हिस्सा होगी। पहले वीक में लॉन्च विंडो अवेलेबल है, फाइनल डेट अगले कुछ ही दिनों के अंदर अनाउंस कर दी जाएगी। अब ये जो NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, ये इस समय इसरो के लिए काफी क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि इस साल इसरो ने एक भी अभी तक सक्सेसफुल लॉन्च नहीं किया है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का कहना है कि वो नावी के लिए और भी एडवांस्ड और अपग्रेडेड सेकंड जनरेशन की सैटेलाइट्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिसेंटली इसरो के PSLV रॉकेट के कुछ लॉन्च लगातार फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से नई सैटेलाइट्स लॉन्च करने की टाइमलाइन ही खराब हो गई है और न्यू सैटेलाइट लॉन्चेस में लगातार डिले आ रहे हैं। भारत के पास स्वदेशी जीपीएस सिस्टम होना अब ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमने कारगिल युद्ध में भी खुद ही एक्सपीरियंस कर ली थी। और नाविक सिर्फ मोबाइल नेविगेशन के लिए ही नहीं, बल्कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए भी भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की मिसाइल गाइडेंस, मिलिट्री ऑपरेशंस, नेवल शिप्स की नेविगेशन और सर्विलांस सिस्टम में एक्यूरेट लोकेशन डेटा, ये किसी भी वॉर के समय किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नाविक सिस्टम वीक हो जाए या सैटेलाइट्स काम नहीं करें और एक्यूरेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए इंडिया को फिर से फॉरेन नेविगेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है और वॉर या कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में ये निर्भरता एक स्ट्रेटेजिक रिस्क बन जाती है। अब ऐसा नहीं है कि नाविक नेविगेशन सिस्टम केवल सेना के लिए या युद्ध में इस्तेमाल होगा। सिविलियन लेवल के ऊपर भी भारत में नाविक का काफी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसरो की लगातार कोशिश है कि नाविक की जितने भी सैटेलाइट्स हैं इनको सक्सेसफुली लॉन्च किया जाए। अब जो PSLV के जो पिछले लॉन्च फेलियर्स हुए थे, उनको लेकर इसरो का कहना है कि जैसे ही रॉकेट लॉन्च होने के बाद थर्ड स्टेज में एंटर होता था, उस समय इसमें कोई खराबी आ रही थी, जिसके बाद भारत की सरकार ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसमें फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन सर और फॉर्मर इसरो चेयरमैन S सोमनाथ जैसे सीनियर एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया था। और कमेटी का काम था कि रॉकेट के हर एक पार्ट, कंपोनेंट, फ्लाइट के डेटा और फ्लाइट परफॉर्मेंस का गहरा एनालिसिस किया जाए और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि थर्ड स्टेज के अंदर जाने के बाद PSLV लगातार क्यों फेल हो रहा है, यानी खराबी का रूट कॉज क्या है वो पता लगाया जाए। और गुड न्यूज ये आ रही है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और खराबी का सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये चीज हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह सर ने भी खुद ही कंफर्म की है और कहा है कि PSLV रॉकेट में जो खराबी आई थी उसका एग्जैक्ट रीजन पता लगा लिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी और टेक्निकल रीजंस की वजह से हम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जैक्ट कारण शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस टेक्निकल इशू की वजह से PSLV को 2 बार फेलियर का सामना करना पड़ा, उसका सॉल्यूशन निकल गया है और इंजीनियर्स उसके ऊपर काम कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए इसरो के साइंटिस्ट को उम्मीद है कि सितंबर के पहले हाफ वाला जो लॉन्च होगा वो सक्सेसफुल होगा। वरना इसरो ने जो इतने सालों में अपनी रेपुटेशन बनाई है, जो हम फॉरेन कंट्रीज के सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, वो सब खराब हो जाएगी। आई होप कि इसरो ने जो प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सॉल्यूशन निकाला है वो अगले लॉन्च में काम कर जाए, क्योंकि ये चीज अगले लॉन्च में पता चलेगी कि सॉल्यूशन ने 100% वर्क किया या फिर नहीं। अब आपको क्या लगता है कि क्या इसरो के साइंटिस्ट की भारतीय सरकार को सैलरीज बढ़ानी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। अब ये भारत को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के चीफ पराग जैन सर बांग्लादेश मिलिट्री की इंटेलिजेंस विंग के इन्विटेशन के ऊपर बांग्लादेश गए थे और बांग्लादेश की मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। न्यूज आ रही है कि रॉ चीफ भारत वापस आ गए हैं एंड अब बांग्लादेश मिलिट्री का जो इंटेलिजेंस विंग है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस, उसके 6 ऑफिसर्स बांग्लादेश से सीधा पाकिस्तान गए हैं। बांग्लादेश के ऑफिसर्स पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, यानी ISI के साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं। इस समय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस बांग्लादेश के चीफ हैं डायरेक्टर जनरल कैसर रशीद चौधरी। इन्होंने इसी साल 1 मार्च को चीफ की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया गया था और ये अपनी पहली फॉरेन विजिट पर भारत आए थे, लेकिन उसके ठीक 1 महीने के बाद 1 अप्रैल को ये पाकिस्तान भी गए थे
और आज रॉ के साथ मीटिंग करने के बाद अब बांग्लादेश की मिलिट्री इंटेलिजेंस दोबारा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश में आईएसआई के साथ भी मीटिंग्स कर रही है। हैरानी वाली बात यह है कि रॉ चीफ को भारत वापस आए 2-3 दिन भी नहीं हुए थे और पीछे से बांग्लादेश मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान भी चले गई है। यानी इस बार तो 1 महीने का समय भी नहीं लिया गया। पर्दे के पीछे तीनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच अब क्या खिचड़ी पक रही है वो तो खैर सामने आए या फिर नहीं आए, लेकिन इस समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बैकडोर चैनल्स पूरी तरह से एक्टिव चल रहे हैं।